चलो फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 299। डिंक कंपनी। कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग टू बाय एंड कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ लीजिंग। देन करना है खाली कंपेयर बैठ के। तो डिंक कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी दैट इज फाइंडिंग इट difficult to raise funds to acquire a new machine costing 7,50,000. Ding company would ideally like a 4-year loan for the full purchase price at the before tax interest of 8.6% per year. The machine would have an expected life of 4 years. At the end of this period, the machine would have a residual value of 50,000. The tax allowable servicing cost of the machine would be 23,000 per year. The tax liable debt of the full purchase price would be available to 25% of the reducing balance. तो ये हम एक थोड़ा सा बना लेंगे हमारे लिए। तो अपने आप को नीचे रख देता हूँ, इसे एडजस्ट करता हूँ। हाँ, चलो सही है। Small company that is finding it difficult to raise funds to acquire a new machine costing 7,50,000. Initial investment 7,50,000 की okay. Machine would have an expected life of 4 years. At the end of this period, the machine would have a residual value of 50,000. मैं इंटरेस्ट को मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट आएगा। तो आगे जाते हैं उस चीज से सीधी बात। टैक्स अलाउएबल सर्विसिंग कॉस्ट फॉर द मशीन वुड बी 23,000 पर ईयर। सबसे पहले हम ये डाल देंगे सर्विसिंग कॉस्ट। तो टैक्स का रेट क्या है? टैक्स का रेट में दिया गया टैक्स भरना है 30% 1 ईयर इन अरियर्स पे। ईयर 1 का ईयर 2 में जाएगा। हम 23,000 हमारा बेनिफिट होगा तो 0.3 हम ऐसा ड्रैग करेंगे। ये हमारा हो गया 6,900 तक का। ठीक है। Tax allowable servicing cost of the machine would be 23,000. Tax allowable debt on full purchase price would be available on 25% reducing balance. हमें हमारी रेसिडुअल वैल्यू ऑलरेडी दी गई थी, तो हमें जो है लास्ट ईयर में बेनिफिट मिल जाएगा बैलेंसिंग अलाउंस का। डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट कहता है, यहाँ पे आता है रेसिडुअल वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगी टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन जो कि होगी इस अमाउंट की
देखो वैसे हमें कोई बेनिफिट हुआ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी, हमें टैक्स में भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं उस चीज से भी। ये हमारा बैलेंसिंग अलाउंस होता है बाय द वे, मैं बैलेंसिंग अलाउंस लिख देता हूँ। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, रेसिडुअल वैल्यू, सर्विसिंग कॉस्ट, पता है यहाँ पे डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यूज, एनपीवी, डिस्काउंटिंग जो होती है 1, देन यहाँ पे डिस्काउंटिंग का फैक्टर कौन सा इसमें परसेंटेज, अच्छा एक मिनट, 8.6 दिया गया है, जो हमें लोन का दिया गया है, क्या हम वो यूज करेंगे, हमें कुछ और यहाँ पे दिया गया है, नहीं, तो वही यूज करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, वो सॉरी वो बिफोर टैक्स है ना, हाँ तो एक काम कर सकते हैं, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट हम वो निकाल सकते हैं, which is इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स, तो 8.6 इंटू 1 माइनस 0.3, इस मतलब 6%, राउंडिंग अप टू 6%, 6% के लिए यहाँ पे 0.943, 0.890, 0.40, 0.92, 0.747, तो 6% के लिए क्या फिगर सी डाले हैं, तो ये हो गया मेरा एनपीवी इफ आई बोरो। ठीक है, तो ये मेरा एनपीवी इफ आई बोरो, अभी यही एनपीवी इफ आई लीज तो क्या होगा वैसे, वो चेक कर लेते हैं। ऑफ लीजिंग ऑफ, a leasing company has offered a contract whereby DINK company could have use of new machine for 4 years in exchange of new lease rental payments of 2 lakh payable at the start of each year. Rental payments. देखो एट द स्टार्ट ऑफ ईच मतलब ईयर 1 का ईयर 0 में जाएगा। अच्छा और कुछ दिया गया, द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट द लीजिंग कंपनी वुड अंडरटेक मेंटेनेंस ऑफ द मशीन एट नो एडिशनल कॉस्ट टू डिंग कंपनी, एट द एंड ऑफ 4 years द लीजिंग कंपनी वुड रिमूव द मशीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ डिंग कंपनी। ठीक है, कुछ ज्यादा बताया नहीं गया। हमें लीजिंग कॉस्ट दी गई है 2 लाख की, तो हमें पड़ेगी मेंटेनेंस कॉस्ट में जो होता है वो, हाँ सॉरी एनुअल लीज रेंटल पेमेंट्स, तो वो एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर मतलब ईयर 1 की ईयर 0 में जाएगी, ईयर 2 की ईयर 1 में, ईयर 3 की ईयर 2 में, एंड ईयर 4 की ईयर 3 में। ठीक है,
फिर अभी उसी चीज के ऊपर हमें मिलेगा हमारा टैक्स अलाउेबल सर्विसिंग कॉस्ट, जो हमने यहाँ पे लिखा था, हमें वही मिलेगा टैक्स अलाउेबल लीज रेंटल पेमेंट्स। तेरा डिस्काउंट रेट 6.2 आ रहा है क्या? हाँ ओके, तो एज 6 ही कंसिडर करना चाहिए। हाँ, मैंने उसको लिखा है राउंडिंग अप टू 6%, तो उसको कर कंसिडर सकते करके हैं राउंड हमें ऑफ। 2.3 60,000 ये मैंने ड्रैग किया, मुझे मिल गया 60,000। अब मुझे मैं निकालनी है मेरी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एनपीवी आ जाती है इसकी, तो लीजिंग की एनपीवी सबसे कम आती है फिलहाल के लिए, जो आती है 5,38,460। अगर चेक कर लेते हैं, 299 कर रहे हैं हम लोग डिंक्स कंपनी, तो जस्ट नीचे 5,97,277, 5,97,278, दैट्स ओके। और नीचे लीजिंग के लिए दिया गया 5,38,464,4460। तो यहाँ पे मैंने बेनिफिट निकाला है कि बेनिफिट जो मैं लास्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि विच ऑप्शन इज बेटर। तो जैसे कि मैंने बोला कि ऑब्वियसली देखो, बोरोइंग में अगर इतनी ही कॉस्ट आ रही है और लीजिंग अगर इतने में पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली यार लीजिंग ले लो, लीजिंग इज मच बेटर। कि कॉस्ट द लोअर द बेटर, लोअर द बेटर, सो कंसिडर लीजिंग एज एन ऑप्शन। Thus, the option of leasing should be taken to consideration. और बाद में आ जाए थ्योरी, थ्योरी के लिए ऐसा वेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी में जन डिस्कस जनरल रीजंस व्हाई इन्वेस्टमेंट कैपिटल may be rationed. Reasons why capital investment capital may be rationed. Theoretically, the objective of maximizing shareholder wealth can be achieved in the perfect capital market by investing in all projects with positive NPV. In practice, companies experience capital rationing and are limited in the amount of investment finance available. So, shareholder wealth is not maximized. Hard capital rationing is due to external factors, while soft capital rationing is due to internal factors or management decisions. General reasons for hard capital rationing may affect companies. For example, the availability of new finance may be limited because share prices are uh, depressed on the stock market, or because of government imposed restrictions on bank lending. If a company only requires a small amount of finance, issue costs may be so high that using external sources of finance is not practical. Reasons for hard capital rationing may be company specific. For example, a company may not be able to raise new debt finance if bank or investors see the company as being too risky to lend to. The company may have high gearing or low interest cover or a poor track record if recently incorporated, no track record at all. Companies in service sector may not be able to offer assets as security
for new loans. अभी आते हैं reasons for soft capital rationing. Reasons for soft capital rationing includes managerial aversion to issuing new equity. For example, a company may want to avoid potential dilution of share. मतलब मैनेजमेंट बोलेगा कि मेरे को इक्विटी नहीं अपन को रेस करना चाहिए वरना डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस हो जाएगा और अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ टेक ओवर टारगेट या अगर ज्यादा शेयर्स इशू कर दिए तो टेक ओवर टारगेट बन जाएगा। तो मुझको मैंने उसके लिए एक कुछ तो वर्ड भी बताया था। मैं भी भूल गया हूँ लेकिन एक था कि पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेना उस चीज को। मैनेजर्स माइट ऑल्टरनेटिवली बी एवर्स टू इशूइंग न्यू डेट एंड टेकिंग ऑन अ commitment to increased fixed interest payment. For example, if the economic outlook for its markets is poor, soft capital rationing might also arise because managers wish to finance new investment from retained earnings, for example, as part of policy of controlled organizational growth, rather than a sudden increase in size, which might result from undertaking all investments with a positive NPV. One reason for soft capital rationing may be that managers want investment projects to compete for funds in the belief that this will result in the acceptance of stronger, more robust investment projects. Control growth होनी चाहिए, Western Limited, as part of policy of controlled organization growth rather than sudden increase in the size which might result from undertaking. ठीक है. Discuss ways in which external capital rationing experienced by DINK company might be overcome. Overcome किसी करेगी DINK company external capital rationing. पहली बात तो DINK company is a small company and it is facing uh, difficulty to raise funds to acquire new machine costing. Basically, the problem with small companies are that कि वो उन लोग को लॉन्ग टर्म डेट मिल जाता है, शॉर्ट टर्म डेट नहीं मिलता, या कई बार उन लोग को वो अमाउंट का डेट नहीं मिलता जो उनको चाहिए रहता है। तो बेसिकली इट्स कॉल्ड फंडिंग गैप। और हाँ, उन लोग को मैच्योरिटी गैप वो होता है जहाँ पे उनको लॉन्ग टर्म डेट मिलता है लेकिन शॉर्ट टर्म डेट नहीं मिलता जो उनको एक्चुअली चाहिए होता है। उनको इसलिए चाहिए होता है बिकॉज लॉन्ग टर्म डेट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन शॉर्ट टर्म डेट्स। ओवरकम कैसे करेंगे इस चीज को? ओवरकम कैसे करेंगे इस चीज को? एक्सटर्नल कैपिटल रैशनिंग को कैसे किया जाता है? एक तो राइट्स इशू, न्यू इश्यूज वगैरह बोल सकते हैं लेकिन दैट्स नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ सेइंग एक्सटर्नल कैपिटल रैशनिंग। अगर कोई रिसीवेबल्स है जो अटके पड़े तो उनसे पेमेंट जल्दी जल्दी मंगा सो दैट उतना कम पेमेंट, उतना कम लोन देना पड़ेगा। अगर कोई सिक्योरिटी नॉन करंट एसेट्स है, अगर कोई नॉन करंट एसेट्स है तो उनको सिक्योरिटी की तरह कोलैटरल रखो। तो मेरे रीजंस होंगे। DINK company is a small company and the hard capital rationing it is experiencing is a common problem by SMEs referred to as funding gap. A first step towards overcoming a capital rationing could be for DINK company to obtain information about available sources of finance since SMEs lack understanding in this area. One way of overcoming companies capital rationing might be business angel. अच्छा, अलग अलग sources बताने हैं तो गवर्नमेंट एड्स आ जाएंगे, वेंचर कैपिटल्स आ जाएंगे, क्राउड फंडिंग आ जाएगी, अलग अलग आ सकते हैं यार, बट ये क्लिक नहीं हुआ कि अलग अलग सोर्सेज बताने हैं। Might be business angel financing. This informal source of finance is from wealthy individuals or groups of investors who invest directly in the company and who are prepared to take higher risk in the hope of higher returns. Information requirements for this form of finance might be less demanding and those associated with more common sources of finance. Think company could also consider crowdfunding whereby many investors provide finance for the business venture, for example, via internet-based platform. Although this form of finance is usually associated with entrepreneurial ventures, crowdfunding is where many investors invest through an internet-based platform, provide finance to business ventures through interest-based platform. Okay, it's called बिजनेस crowd. एंजल और क्राउड फंडिंग में डिफरेंस क्या है? क्राउड
फंडिंग मतलब ये बिजनेस एंजल मतलब वीसीज अपने जो फंड फंड करते हैं। नहीं, और क्राउड बिजनेस फंडिंग एंजल मतलब और वेंचर कैपिटल्स में फर्क होता है। क्या है, मतलब दोनों में फर्क क्या है? मुझे ऐसा लगता है बिजनेस एंजल्स जो रहते हैं वो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। हम्म। वो वेल्दी इंडिविजुअल इन द सेंस, बस एक बंदा जो शायद स्टॉक मार्केट में पैसे डाल के कमाता है और वो तेरे को लोन देते हैं। मुझे ओके। लगता है बिजनेस एंजल्स वो होते हैं, ऑब्वियसली कुछ, अगर नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट में जो नहीं, पैसा वीसीज डालता है, टाइप का। कंपनीज भी बिजनेस एंजल्स होती हैं। वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस एंजल्स आई थिंक रतन टाटा। वेंचर कैपिटल जो मुझे लगता है जॉइंट वेंचर कैपिटल होते हैं, दिस इज बेसिकली अ होल कंपनी जो तेरे पे इन्वेस्ट कर रही है, जो तेरे को लोन दे रही है। तो ऐसा मुझे लगता है, दिस वेंचर इज माई कैपिटल। थिंकिंग। हाँ, दिस इज माई थिंकिंग। जैसे कि शार्क टैंक में ऐसा मुझे लगता है, मुझे ये पता नहीं है, आई हैव नो 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 नॉलेज ऑफ दिस, लेकिन जो लोग बैठ रहे हैं वो लोग अपनी अपनी कंपनीज का पैसा नहीं डाल रहे। वो लोग अपने खुद का पैसा डाल रहे हैं, सो दे आर बिजनेस एंजल्स। अगर वो लोग खुद की कंपनी का पैसा डालते हैं, सो दे वुड बी वेंचर कैपिटलिस्ट, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि उनके बुक्स में तो वो एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट शो करता है। हाँ, मतलब ओके शार्क ओके, हाँ। टैंक में ऐसा नहीं होगा। शार्क टैंक में तो वो इंडिविजुअल हाँ, पैसा वो डाल रहा है। तो इंडिविजुअल। क्राउड फंडिंग में और क्राउड। क्राउड हम्म। फंडिंग में अलग अलग इन्वेस्टर्स साथ में पैसा डाल रहे हैं, थ्रू थ्रू इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म। सब लोग थोड़ा 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 करके पैसे डाल रहे हैं कंपनी में, ऐसा है शायद ये। डिंक, मुझे लगता है क्राउड फंडिंग कहीं ना कहीं शार्क टैंक से बहुत ज्यादा रिलेटेड हो सकती है, इफ वी डू नॉट कंसिडर इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म। कि कई बार ऑल शार्क डील होती है, फोर शार्क डील होती है, मे बी Ding company might be entitled to a grant aid from a government, national or regional source, which could be linked to specific business area or economic regeneration in a specified geographical area. One on a more general basis, Ding company could consider a joint venture as a way of decreasing the need for additional finance, depending on the nature of its business and its business plans, and whether directors if of Ding company are prepared to sacrifice some control to the joint venture partner. हाँ, मुझे लगता है देख वही है जॉइंट वेंचर पार्टनर, मैंने बोला, हम्म। rather than conventional sources of finance. Ding company could evaluate whether Islamic finance, for example, an ijara contract might be available again, depending on the nature of business and the business plans. जब तूने बोल ही दिया है ना, तो देख ही लेते हैं गूगल पे। What are business angels in business? Business angel is a private individual, often with a high net worth and usually with business experience, who directly invest part of their assets in new growing private businesses. शार्क टाइम हो गया अपना। Venture capitalist, meaning venture capitalist is a private equity investor who provides capital to companies with high growing potential in exchange for an equity stake. Venture capitalists are often large financial firms, universities, हाँ ये देख, large financial firms बोल दिया इन्होंने, ये यूनिवर्सिटी एंडोनमेंट्स और इंश्योरेंस कंपनीज। इधर इन्होंने कहीं भी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया है, इधर इन्होंने इन्वेस्टर लिखा है। और इन्वेस्टर इसमें रिप्रेजेंट द इक्विटी है, कंपनी। इसमें इक्विटी नहीं है। इसमें सिर्फ सिर्फ फंडिंग और फाइनेंस है। इक्विटी उधर भी देते रहेंगे शायद, उधर खाली उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया रहेगा। फाइनेंशियल जार्गन, इन्वेस्टिंग एंजल इन्वेस्टर, हाँ ठीक है, पढ़ने में भी नहीं है।